अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो से हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं विजुअल बेसिक का, जिसमें हम देखने वाले हैं एल्गोरिथम के बेनिफिट्स। इससे पहले हमने उसकी एग्जांपल्स देखी, एल्गोरिथम देखा और सारा पिछले टॉपिक कवर किए। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पेपर में अगर विजुअल बेसिक के प्रोग्राम के साथ थ्योरी आती है तो 99% चांसेस है कि आपको फर्स्ट चैप्टर में से आ जाएगा। यानी या तो वो ऐसा करता है एग्जामिनर जो होता है कि वो सारे के सारे आपको विजुअल बेसिक में से प्रोग्राम दे देता है। अगर उसके साथ वो थ्योरी देता है तो इस चैप्टर में से देगा, और हम इस चैप्टर को इतना अच्छे से करेंगे कि हमारा थ्योरी पार्ट मिस ना हो और हम आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सके। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट यानी एडवांटेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहला है जी रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। हमें पता है एल्गोरिथम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका सलूशन आसान अल्फाज में हम लिख देते हैं। उस आसान जो अल्फाज होते हैं वो हम एक सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है जी। और उसके साथ हमने हर स्टेप को नंबर दिए होते हैं कि पहला हम कौन सा स्टेप लेंगे, सेकंड पे कौन सा स्टेप लेंगे। बिल्कुल आसान होता है, किसी जुबान पे डिपेंड नहीं करता, किसी कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग जुबान में लिखने की जरूरत नहीं होती। इंग्लिश में लिखते हैं, आसान अल्फाज में लिख देते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। यानी एक प्रोग्राम है, उसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है कंप्यूटर की टर्म में, तो हमें उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अगर एल्गोरिथम नहीं है, जरा सोचिए एल्गोरिथम को जरा मिस कर दें तो हमें वो डायरेक्ट सोल्यूशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ये एक मुश्किल काम हो जाएगा। एक डायरेक्ट सोल्यूशन ही एक लैंग्वेज में लिखें, फिर उस लैंग्वेज के आपको रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, सिंटैक्स भी फॉलो करने पड़ेंगे ताकि कोई एरर ना आए। यानी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा सोल्यूशन। लेकिन एल्गोरिथम की वजह से हम सिर्फ किस पर फोकस करते हैं, लॉजिक पर फोकस करते हैं। हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने पर फोकस करते हैं। हम इस बात पे फोकस नहीं करते कि कहीं कोई सिंटैक्स तो नहीं हमारा गलत हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि हम कोडिंग और लॉजिक दोनों को अलग अलग कर दें। पहले आराम से अपना लॉजिक फाइंड करें, फिर उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। तो राइटिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम सेपरेटली सिंप्लीफाई द ओवरऑल टास्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू सिंपलर टास्क। उसने कहा कि हम एल्गोरिथम को अलग लिख देते हैं, प्रोग्राम को अलग, यानी कोडिंग दोनों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो हमारा जो ओवरऑल टास्क है ना वो बहुत ही ज्यादा दो सिंपल टास्क में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व करने पर फोकस रखते हैं, बजाय इसके कि हम किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज को रखें जहन में कि हमने इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोल्यूशन लिखना है। नहीं, हमें सिर्फ सोल्यूशन चाहिए और सिंपल अल्फाज में चाहिए। ठीक हो गया। तो ये पहला था जो कि हमारा क्लियर हो गया। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बेनिफिट बताएं एल्गोरिथम के, एडवांटेजेस बताएं या उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। तब सिर्फ आपने इनके ये जो हेडिंग्स हैं इनको लिखना है, ठीक है। और अगर ये आ जाता है आपको एज अ नोट लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट के साथ, तो फिर आपने ये सारा लिखना है। आगे चलते हैं जी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। अब इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी, जो हमने ऊपर एक मरतबा डिफाइन कर दिया ना एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम है क्या, उसी को ज़हन में रखते हुए आप आसानी से ये तीनों समझ जाएंगे। अब एल्गोरिथम इज रिटन सो दैट कोड में बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि जो एल्गोरिथम है वो किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। यानी कंप्यूटर में जो लैंग्वेज लिखी जाती है या कंप्यूटर जिस जुबान को समझता है ये उस पर डिपेंड नहीं करता। हम सिंपल इंग्लिश में से लिख देते हैं। अब जब ये सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है उसके बाद ये किसी भी लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उन स्टेप को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने उसका एल्गोरिथम लिखा, सोल्यूशन लिखा, उसके बाद चाहे उस सोल्यूशन को आप विजुअल बेसिक में लिखें, जावा में लिखें या C++ में लिखें, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो आप इसको इधर लिख दें इन तीनों के आगे कि ये तीनों क्या है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी है। कोई भी इंसान जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं रखता, उसके सामने आप एल्गोरिथम लिखते हैं, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि सम का है, फिर हमने उसका स्क्वायर का देखा, एरिया का देखा, तो उससे हमें सारा समझ आ रही है कि क्या क्या करना है, क्या से प्रॉब्लम को सोल्व करना है। इसलिए उसने कहा कि आपको कोई भी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से कोई भी सोल्यूशन सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आप क्या लिख रहे हैं जी, एल्गोरिथम लिख रहे हैं। तो दोबारा एक मरतबा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो कि हम सीक्वेंस में एक स्टेप की फॉर्म में लिखते हैं और सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते, सिंपल इंग्लिश में।
जब हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं तो उस वक्त हम सिर्फ लॉजिक पर कंसंट्रेट करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं करते। किस पे करते हैं जी? लॉजिक। हमें बस एक मिनट में उसका सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। इस तरह से ये रिड्यूस कर देता है कंप्लेक्सिटी, यानी प्रोग्रामिंग और जो लॉजिक है वो दो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमने जो एल्गोरिथम लिखा है उसको बाद में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है और हमें किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, बस हमें सिर्फ उसका लॉजिक डिफाइन करना है, उसका सोल्यूशन डिफाइन करना है, हम इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल में इतना ही काफी है और जो आपका होमवर्क है वो आज बता देती हूँ आपको। अभी तक हमने 3 वीडियो में जितना कर लिया है कवर, आपने वो सारे का सारा अच्छे से रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करने के बाद आपने एक क्वेश्चन लिखना है जी, एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कस करें, और आपने उसको जितना भी पढ़ा है ना आराम से अपनी वर्डिंग में डिस्कस करना है और देखना है कि आप कितना लिख पाए हैं। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना नॉलेज आ चुका है। उसके बाद देखें कि आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किए हैं, उन्हें हाईलाइट कीजिएगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपके जेहन में हो कि पिछली मरतबा ये पॉइंट मैंने मिस किए, अब मैं ये नहीं करूंगा। रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ये 2 लाइनें इनको रट्टा लगाओ, ये 3 लाइनें इनको रट्टा लगाओ, नहीं। आसानी के साथ समझे, पॉइंट और हेडिंग्स को अच्छे से कवर करें और इसको अंडरस्टैंड करें। तो अगली वीडियो से हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने होमवर्क डन किया है या नहीं किया। जब कर लें तो बताएं और ये बताएं कि सेशन कैसा जा रहा है, कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक अच्छी खासी कम्युनिटी चाहिए मुझे विजुअल बेसिक के लेक्चर्स पर, ताकि मैं इसे आगे जारी रख सकूं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।